हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैंने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इम्पॉर्टेंट है मिनरल किसे कहते हैं। देखिए, आपको पता है अर्थ के बाहर की जो लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट बनी हुई होती है रॉक की, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रॉक के अंदर जो है ना मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये मिनरल्स भी ना कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो मिनरल को हम डिफाइन करेंगे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचर में पाया जाने वाला सब्सटेंस जिसकी एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होती है, जिसे हम बोलते हैं मिनरल। नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब देखिए, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स को हमने क्लासीफाई किया है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। वो मिनरल्स जिसके अंदर मेटल्स हो उसे मेटेलिक मिनरल, और जिसमें मेटल नहीं हो उसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब देखिए, आपको पता है मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। मेटल्स हार्ड सब्सटेंस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लस्टर होता है, शाइन होता है, ठीक है। तो जो भी मेटलिक मिनरल्स होंगे ना उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जैसे आयरन ओर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब मेटलिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो मेटलिक को भी फर्दर डिवाइड किया है फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस क्या होता है देखते हैं। फेरस वो मिनरल्स है जिसके अंदर आयरन पाया जाए, ठीक है, और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो। इनका एग्जाम्पल आपको याद करना है, आयरन ओर। देखिए, आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट, इनके अंदर आयरन होता है, तो ये होते हैं फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस के अंदर आयरन नहीं होता है और इसमें कुछ और मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। तो ये एग्जाम्पल हो गए नॉन फेरस के। नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड आ जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। नॉन मेटेलिक में किसी तरह का मेटल नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स है लाइम स्टोन, माइका, जिप्सम। मिनरल फ्यूल्स में हम बात करें तो कोल, पेट्रोल भी नॉन मेटेलिक के एग्जाम्पल्स है। अब मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कैसे निकालते हैं रॉक से, तो इसके प्रोसेस हम देखेंगे। फर्स्ट है माइनिंग, सेकंड ड्रिलिंग, थर्ड क्वेरिंग। माइनिंग क्या होता है देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ये माइनिंग की डेफिनेशन है, मीन्स मिनरल्स को रॉक से निकालना माइनिंग कहलाता है। पहले हम बात करेंगे ओपन कास्ट माइनिंग की। स्टूडेंट्स देखिए, मिनरल्स जैसे कुछ कम गहराई पे ही होते हैं। तो मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। तो ये सरफेस लेयर को रिमूव करके कुछ गहराई तक खोद के मिनरल्स को निकालना ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। अब हम करेंगे बात शाफ्ट माइनिंग की। जैसे बहुत गहराई पे मिनरल्स पाए जाए अगर अर्थ की सरफेस से, तो क्या किया जाता है, डीप बोर्स किए जाते हैं जिसे शाफ्ट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोल और नेचुरल गैस भी इसी तरीके से ड्रिल करके निकाले जाते हैं। क्वेरिंग क्या है, वो मिनरल जो केवल सरफेस के जस्ट नीचे ही है उसको सिंपली डग करके निकाला जाए, तो इसे बोलते हैं हम क्वेरिंग। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स जो है रॉक्स में पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल होता है। सब जगह एक ही तरह के मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। वैसे रॉक्स भी 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो तीनों रॉक्स में अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं। एशिया में कौन से, जैसे आयरन ओर डिपॉजिट्स है और टिन का बहुत अच्छा सोर्स है यहाँ से। और हम बात करें यूरोप में भी आयरन ओर जो है, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। और हम कह सकते हैं कॉपर, जिंक, लेड, मैंगनीज़, यहाँ पे यूरोप में बहुत अच्छे डिपॉजिट मिल जाते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट। स्विट्ज़रलैंड में किसी तरह का मिनरल नहीं पाया जाता है, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेन जो है, आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड है। साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील जो है ना, दिस इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड।
उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में तो बहुत रिसोर्सेज है मिनरल्स के। इसमें कह सकते हैं डायमंड है, गोल्ड, प्लेटिनम, तो अफ्रीका में वास्ट रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। एंटार्क्टिका की बात करें तो हम कह सकते हैं एंटार्क्टिका में भी कह सकते हैं आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है, फिर भी मैंने आपको कुछ बता दिया है। अब मेन क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आते हैं। जैसे जैम्स जो होते हैं, और जैम्स जो है ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। कॉपर जो है, कॉपर इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग, कॉइन्स बनाने में, पाइप्स बनाने में। सिलिकॉन मेटल जो है इट इज़ यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। एंड एल्यूमिनियम जो है दैट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स, बिल्डिंग, किचन, कुकवेयर। ये सारे यूजेस मिनरल्स के आपको अच्छे से याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल को कैसे कंजर्व किया जाए। देखिए मिनरल जो है किस तरह का रिसोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इसको हम कम से कम इसका वेस्टेज होना चाहिए। तो किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, रिसाइकिल करके, वेस्टेज कम करके। ये कुछ वेज जो है आपको याद रखने हैं। नाउ पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दो तरह के सोर्सेज पढ़ेंगे, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल मीन्स जो पारंपरिक ट्रेडिशनल सोर्सेज काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं, उसे कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, फायरवुड के लिए फॉसल फ्यूल है। फायरवुड के लिए जो है वुड जो यूज़ आती है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो फायरवुड से एनर्जी हमें मिलती है, बहुत ही ट्रेडिशनल सोर्स है ये। फॉसिल फ्यूल की बात करें तो कोल, पेट्रोल है। तो ये जो दीज आर प्रोड्यूस बाय द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। उसके बाद हीट प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। तो ये तीन फॉसिल फ्यूल्स आपको याद रखने हैं, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कोल जो है, कोल का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए कोल बहुत अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है, इसीलिए इसको थर्मल पावर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ के हम बात करें लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड में कौन है। चाइना है, यूएसए है। इंडिया की बात करें तो रानीगंज है, झारिया है, धनबाद, बोकारो, झारखंड में कोल के माइंस है। पेट्रोल को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोल के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इसीलिए हम पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और भी प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं, केरोसिन है, डीजल है, वैक्स है, प्लास्टिक है, लुब्रिकेंट्स है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे बॉम्बे हाई में जो है रिजर्व्स है पेट्रोल के, डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। उसके बाद हम बात करें तो नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पेट्रोल के साथ पाई जाती है, ठीक है, और इसका यूज़ जो है सीएनजी में यूज़ होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। इट्स ए क्लीनर फ्यूल, आपने साइंस में पढ़ रखा है। और आगे हम बात करें तो हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यहाँ पे हाइडल पावर भी है, जैसे डैम से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस बारे में बताया हुआ है। अब नॉन कन्वेंशनल में क्या है, देखिए जिस तरह से बहुत यूज़ बढ़ गया है एनर्जी सोर्सेज का, तो ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल, ये आपको कुछ कुछ पॉइंट्स इनके याद कर लेने हैं। वैसे सोलर एनर्जी तो आपको पता ही है, सन हीट, लाइट एनर्जी, इसको हम पूरे डे में हम जो फील करते हैं ना, उसको जो है ट्रैप करके जो है सोलर सेल्स से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं। सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन द सोलर हीटर, सोलर कुकर्स एक्सेट्रा। विंड एनर्जी, विंड जो है एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है, और विंड मिल्स आपने देखा होगा, इसके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज है। और हम कह सकते हैं फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज पिसाई में, लिफ्टिंग वाटर, वाटर को लिफ्ट करने में काफ़ी यूजेस है इसके भी। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर कहाँ से मिलती है आपको,
दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स आप आगे क्लास में पढ़ोगे, एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस से जो है एनर्जी जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, यूरेनियम एंड थोरियम। क्लियर। अब इंडिया की बात करें तो राजस्थान झारखंड में लार्ज डिपॉजिट्स है यूरेनियम के, और केरला में मोनाजाइट सैंड्स। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, कैगा इन कर्नाटक। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी जो अगर अर्थ से मिले, अर्थ से, तो उसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। अर्थ के बीच में जो इंटीरियर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उस हीट को जो है हम कह सकते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी या फिर जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है, और उससे भी पावर जनरेशन में यूज़ आता है ये। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। लास्ट टाइडल एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी सी में से टाइड्स जनरेट होती है, लो टाइड, हाई टाइड, उससे भी हम टाइडल एनर्जी बना सकते हैं। सो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स। द लास्ट वन इज़ बायोगैस। बायोगैस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, मटेरियल्स, वेस्ट फ्रॉम द किचन, इसको जो है बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो वेस्ट है ना, ये बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देता है, तो उससे एक बायोगैस बनती है जो कि मीथेन है, CH4 है और CO2 है। तो बायो जो गैस है ना, एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए एंड लाइटनिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो है ना बनता है, तो उससे बायोगैस का प्रोडक्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है और बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है। हम इससे एनर्जी के सेव कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। तो हम कह सकते हैं ये हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज काम में लेने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। ओके, गुड बाय।